यस सर। जी सर करते हैं। तो हम थे जी यहाँ पे, और हम ये देख रहे थे कि जब मैंने इसको घुमा रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने से ये फोर्स लग रही है, और ये फोर्स कैसे लग रही थी कि अगर यहाँ पे इस रॉड पे निकालोगे तो आउटसाइड लगेगी, इस रॉड पे निकालेंगे तो इनसाइड लगेगी। और अगर आप ये इस दोनों फोर्सेस को देखो तो ये इस पूरी कॉइल को कैसे रोटेट करेंगी। जाहिर है कि ये अपवर्ड लग रही है, ये डाउनवर्ड लग रही है, तो ये वाली जो कॉइल है ये मूव करेगी ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में। लेकिन मैं इसको कैसे चाह रहा था कि ये मूव करे, मैं चाह रहा था कि ये क्लॉकवाइज, मैं तो इसको रोटेट करवा रहा था क्लॉकवाइज। लेकिन जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा हूँ तब जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रही है वो लग रही है यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ पे इन टू द पेज। इसका मतलब है वो चाह रही है कि वो इसको इस तरफ लेके आने की कोशिश कर रही है। तो ये आपके पास जो है वो बैक मोटर इफेक्ट है इन जनरेटर्स। जनरेटर्स के अंदर एक बैक मोशन भी प्रोड्यूस होती है जो कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हर जनरेटर के अंदर जो है वो ये चीज जरूर होगी। और जाहिर है कि घुमा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। हाँ जी, हम उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, हम उसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो करंट यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। जब हमने करंट की वजह से फोर्स निकाली तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, क्योंकि ये दो फोर्सेज, ये डायरेक्शन देखे ना, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यहाँ ऊपर की तरफ है, यहाँ इनटू द पेज है। तो ये तो फिर कॉइल तो ऐसे आनी चाहिए। मतलब ये कोशिश कर रही है कि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये वाली जो फोर्स है वो कोशिश कर रही है कि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं। अगर हम क्लॉकवाइज करना चाह रहे हैं तो ये फोर्स जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, घुमाने की कोशिश करेगी। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस कॉइल को, तो ये वाला जो करंट है ऐसे प्रोड्यूस होगा कि ये इसको क्लॉकवाइज जो है वो घुमाने की कोशिश करेगा। तो अच्छा, अब इस चीज को, क्योंकि ये होना भी चाहिए, लेंजेज ने भी यही कहा था कि ये होना चाहिए कि आपके हर जो भी चीज है, जो भी कॉज है, उसके ऑपोजिट कोई ना कोई इफेक्ट होना चाहिए। तो ये इफेक्ट मौजूद है। दूसरा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ये वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि आप जैसे ही इसको रोकोगे, मतलब अगर ये कोई बैक कोई मोशन इफेक्ट ना हो रहा होता तब तो आप इसको एक दफा रोटेट कर देते, ये अपने इनर्शिया की वजह से ही फिर रोटेट करना शुरू हो जाती है कॉइल। मतलब इसके अंदर फिर इनर्शिया, जाहिर है अगर कोई फोर्स किसी चीज को रोकती नहीं है तो हम यही कहते हैं ना, फर्स्ट लॉ के तहत, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि लॉ ऑफ इनर्शिया यही है कि कोई बॉडी रोटेट या मूव करती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसी ना एक्ट कर रही होती जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रही है, तब एक दफा बस घुमाने की देर थी, एक दफा आप पानी से इसको घुमा देते। अब अगर कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो इसको रोक सके तो ये हमेशा के लिए घूमती रहती, और आपके पास कभी करंट खत्म ही ना होता और कभी लोड शेडिंग ना होती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद है डीसी मोटर। अब डीसी मोटर के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, करंट के अंदर। डीसी मोटर के अंदर हमने उलट करना है, हमने ये करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्योंकि ये डीसी मोटर है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक डीसी सोर्स बनाऊंगा। और ये आम मोटर है, जिस तरह से खिलौनों के अंदर अक्सर मोटर लगी होती है, गाड़ियों के अंदर मोटर लगी होती है, छोटे वाले खिलौनों के अंदर उसमें डीसी मोटर होती है। आप सेल डालते हो तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो ये समझ लें वो सेल है जिसका कि पोटेंशियल है सपोज वी, ये इसकी पॉजिटिव साइड, ये इसकी नेगेटिव साइड। इसको आपने अटैच करना है किसके साथ, कॉइल के साथ। ये करंट जो है वो कॉइल के अंदर से गुजरना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये डीसी मोटर है तो आपके पास यहाँ पे करंट आप डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं करते, आप करते हो कार्बन ब्रश के साथ। ये पहला कार्बन ब्रश लगाया आपने, ये वाला आपने दूसरा कार्बन ब्रश लगाया, और डीसी है तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगानी है। ये रेड वाली लग गई और ये वाली जो है वो ब्लू वाली लग गई।
लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो रेड वाली रिंग है वो किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ। करंट हमेशा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, इस रेड वाली के साथ एंटर हो रहा है, और यहाँ से इस तरफ नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ कॉइल को, जिसको हमने रोटेट करवाना है, और ये कॉइल जो है वो यहाँ से अटैच है। तो ये सारा कुछ हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से हैं। अब ये जो करंट पॉजिटिव से जा रहा है ये ऐसे रेड की तरफ से जाएगा, और रेड की तरफ से जाता जाता ये ब्लू वाली साइड से ऐसे बाहर आएगा और नेगेटिव की तरफ। तो ये सर्किट आपका हो चुका है कंप्लीट। करना हमने ये है, हमने सेल लगाया, सेल लगाने से हमें क्या चाहिए, इसकी रोटेशन चाहिए, ये कॉइल रोटेट करनी चाहिए, हमें यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी मिलनी चाहिए, या आप कह लो मैकेनिकल एनर्जी मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब आप करंट फ्लो करवाते हो, ये करंट अगर आप और इस कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तो इससे एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स कौन सी होती है, वो है आई एल क्रॉस बी वाली। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन निकालूं, जो कि करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो आप निकालोगे करंट इधर, या ऐसे करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इनटू द पेज आएगी। तो यहाँ पे इस रॉड पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इनटू द पेज, और यहाँ पे जाहिर है कि उसके ऑपोजिट आउट ऑफ द पेज। तो ये वाली जो कॉइल है ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और कैसे रोटेट होगी, ये जाहिर है कि इस तरह से थी, ये इस तरह से ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये रोटेट होगी इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ये वाली कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो गई। तो फिलहाल रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब ये ए बी थी, और ये वाली जो साइड है ये सी एंड डी है। तो अब क्योंकि इसमें रोटेट हो जाना है, रोटेट होने के बाद ये रेड वाली साइड इधर आ जाएगी, ये ए बी वाली साइड इधर चली जाएगी। बट इस केस में आपने फिर से वही चीज याद रखनी है कि आपके पास ब्रशेज वैसे के वैसे ही हैं, ये मैग्नेट, ये बैटरी वैसे की वैसी ही है, ये भी चेंज नहीं हो रही। इस साइड पे रेड ब्रश लगा हुआ था, इस साइड पे ब्लू वाला लगा हुआ था, लेकिन चूंकि ये डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ये इधर आ गई, इसका मतलब है ये पूरा रॉड इधर आएगा, तो साथ में रिंग भी इधर आ जाएगी, रेड वाली रिंग इधर चली और ब्लू वाली रिंग इधर आ गई। इसका मतलब है रेड जो ब्लू वाली कॉइल है वो ये, और जो रेड वाली कॉइल है वो ये। बट किनेटिक फील्ड ये है। ये वाला जो करंट है ये तो वैसे का वैसा ही रहा, इस वाली वायर के अंदर करंट अभी भी वैसे ही मूव कर रहा है जैसे पहले था। मतलब जो नॉर्थ वाली साइड पे जो भी कॉइल आ रही है, चाहे वो रेड है चाहे वो ब्लू है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से नीचे की तरफ करंट होता हुआ यहाँ से करंट नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगेन फोर्स फाइंड आउट करें, अगेन यहाँ पे इनटू द पेज फोर्स आएगी, यहाँ आउट ऑफ द पेज फोर्स आएगी, और ये फिर से रोटेट करेगी, और वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही फिर से होगी। तो यहाँ पे भी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ही करेगी। इसका मतलब है ये अपनी रोटेशन चेंज नहीं करेगी, ये घूमती रहेगी किसी एक ही डायरेक्शन में। तो ये सारा काम किसने किया है, इन स्प्लिट रिंग्स ने। अगर ये स्प्लिट रिंग्स ना लगाई जाती तब ये कभी क्लॉकवाइज रोटेट करती, कभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती, ये इस तरह से करना शुरू हो जाती, तब आपको एक कंप्लीट रोटेशन ऐसे नहीं मिलनी थी। अगर यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स ना लगाई गई होती तब ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इन स्प्लिट रिंग्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ऐसा
पॉसिबल नहीं था कि ये सारा कुछ हो पाता। ठीक है जी। ये पता है ना क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि स्प्लिट रिंग्स की वजह से हो रहा है ऐसा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकना था। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि ये स्प्लिट रिंग्स भी साथ साथ रोटेट करने लग जाते हैं, फिर हाँ जी, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग्स भी डायरेक्शन साथ में साथ करंट मिलता। यस, अगर अगर एक ही डायरेक्शन में आपको करंट मिल रहा है और आपके पास स्प्लिट रिंग्स लगी हुई हैं, तब जो है वो आपके पास ये पॉसिबिलिटी ये हो रहा है कि आपके पास एक ही रोटेशन है। अगर ये स्प्लिट रिंग्स ना यहाँ पे लगाई गई होती, आपने डायरेक्टली कार्बन बेसिस के साथ ये चीज लगा दी होती, तब ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। तब हाफ रोटेशन क्लॉकवाइज होनी थी, हाफ एंटी क्लॉकवाइज होनी थी, हाफ क्लॉकवाइज हाफ एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे ही चलता रहना था, आपको कंप्लीट रोटेशन कभी भी मिल नहीं पानी थी। ठीक है, तो ये इस वजह से हम जो है वो ये कह रहे हैं कि ये स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे बहुत जरूरी हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इन मोटर्स के अंदर भी क्या बैक इफेक्ट होता है? तो यस, इनके अंदर भी बैक इफेक्ट होता है, लेकिन अब आपने उसको क्या कहना है, ये बैक ईएमएफ इफेक्ट है। क्यों? यहाँ पे आप जिस मोटर को चला रहे हो किस चीज की वजह से चला रहे हो, एक बैटरी की वजह से। तो इसका मतलब है अब कॉज ये है, अगर कॉज पोटेंशियल है तो जाहिर है कि उसके अपोज करने वाला भी कुछ पोटेंशियल होगा, जिसको हम बैक ईएमएफ कह रहे हैं। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में मैंने कहा था कि अगर आपके पास जो है वो, हाँ जी, बैक मोशन इफेक्ट था, क्योंकि आप उसको मूव करवा रहे थे तो उसके अपोजिट एक मोशन होनी थी, तो वो बैक मोशन इफेक्ट इन जनरेटर था। यहाँ पे बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स आएगा। तो वो क्या आएगा, बैक ईएमएफ इफेक्ट कैसे होगा? वो हमें पता है कि अगर आपके पास ये कॉज है, ये पोटेंशियल आपके पास वी है, तो आपके पास एक अपोजिट साइड पे भी, मतलब जब भी आप, जाहिर है कि आपको फैराडे लॉ का पता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ईएमएफ, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ का भी प्लस साइन यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ होगा, प्लस प्लस की तरफ, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो एक करंट यहाँ, एक करंट तो ये था जो कि आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, एक फिर इसकी वजह से भी करंट होगा जो कि इसको अपोज करेगा। तो इसका मतलब है इस V को अपोज करने के लिए एक और ईएमएफ भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बैक ईएमएफ इफेक्ट बोलते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है जो करंट है I, वो होता है टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड रेजिस्टेंस। सपोज करें इस वायर की, इस पूरी कॉइल की रेजिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल हमारे पास टोटल कितना है, एक V प्रोड्यूस हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों का टोटल करना था, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे मैंने यूज कर दिया। यहाँ से आप अगर V की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वो आएगा E प्लस आई आर। और आपको ये भी पता है कि जब आपके पास बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, जब ये मोटर अभी चलना शुरू होती है, तब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो भी इतना ज्यादा नहीं होगा। स्टार्ट में असल में क्योंकि इसकी स्पीड स्लो थी, इसकी स्पीड अभी रोटेशन करने की स्लो है, स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो बैक ईएमएफ होगा, ये भी तो जाहिर है उसी वजह से आया क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा था। अगर फ्लक्स ही कम चेंज हो रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, कम। और अगर ईएमएफ कम है तो इसका मतलब है वो अपने ओरिजिनल करंट को अपोज नहीं करेगा फिलहाल। तो उस वक्त करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू में गुजर रहा होता है। मतलब स्टार्ट के अंदर जो करंट इस कॉइल के अंदर गुजर रहा होगा, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट, मतलब काफी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है जो इस कॉइल के अंदर से गुजर सकता है करंट, वो। ये आपके पास जो करंट है वो फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू में से गुजर रहा होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है गुजरने की। और जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, स्पीड ज्यादा होने से ईएमएफ, बैक ईएमएफ ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। वो बैक ईएमएफ क्या काम करेगा? स्क्रीन स्टॉप है, ये सबको ऐसे लग रहा है ये मेरे हाथों से जी। स्क्रीन सर बिल्कुल से स्टक हो गई है। स्टक हो गई है?
ये मैं हिला रहा हूँ, पेज नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, बार बार वो बस उस रिलेशन के पास पड़ी हुई है, ये जो आई इक्वल्स टू बी माइनस ई ओवर आर लिखा है, इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा ओके, फिर दोबारा ज्वाइन कर लें क्योंकि ये फिर यही इशू रहेगा।